नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूं बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर लेके। और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार देखा कि साइंस के विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं सोशल साइंस को लेके, इसलिए सोशल साइंस का सारा मटेरियल हम अपने इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग अभी चला रहे हैं इतिहास पोर्शन, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पोर्शन चला रहे हैं, और जिसका दूसरा अध्याय यानी कि भारत में राष्ट्रवाद को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवादी अवधारणा कब से आई, यह हमने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के समय समझा दिया है। अब सीधा चलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की स्थितियां किन किन आधारों पर चली। इनको सीधे बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है 1885। क्या है 1885। 1885 में अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का मूल ध्येय उनका कुछ अलग था। वो भारत में राष्ट्रवाद के विस्तार को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके और भारत में राष्ट्रवाद का विस्तार होता चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इसके प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको कहते हैं WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसको जान लीजिए, ये आपको यहां तो काम करेगा ही करेगा, जब आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे यानी कि सिविल सर्विसेज भी देने जाएंगे, तब भी ये सारा मैटर आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। आंदोलन, अब आप देखिए, आंदोलन बहुत अच्छी गति से चल रहा था, बहुत सफलता मिल रही थी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्यों वापस ले लिया, यह सोचने वाली बात है कि वो क्यों वापस ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था 1922 में, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। तो इसका आंसर है चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, उस जगह में हिंसक आंदोलन हो गया और वहां पुलिस वालों को के साथ अभद्रता कर दी लोगों ने। तब गांधी जी ने कहा कि ये आंदोलन जो हमने प्रारंभ किया है ये अहिंसक है, हिंसा की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो अहिंसक आंदोलन चला सके, तो इस आंदोलन को चलाने की आवश्यकता नहीं है। और एक छोटी सी घटना के आधार पर महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आंसर क्या हुआ, चौरी चौरा की हिंसक घटना के पश्चात उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चलिए
देखिए, यहां हम आपको बहुत ज्यादा विस्तार से समझाएंगे नहीं, क्योंकि विस्तार से समझाने के लिए हमारे बड़े वीडियो पड़े हुए हैं। यहां चूंकि आपकी परीक्षाएं एकदम सर पर आ गई हैं, तो उनके लिए हमें आपको ये क्वेश्चन आंसर करवाने बहुत आवश्यक हैं। इसलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, और वीडियो भी काफी बड़ा ना हो, वीडियो की संख्या भी बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसलिए इसको सीमित ढंग से उतने ही आधार पर आपके सामने रखा जा रहा है कि आपका समय भी कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो जाए। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक किताब की रचना किसने की? याद है आपको? नहीं है? चलिए मैं बता देता हूं। हिंद स्वराज नामक किताब की रचना महात्मा गांधी ने की। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद स्वराज नामक किताब की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नामक किताब की रचना महात्मा गांधी ने की। चलिए अब आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत के विभाजन में मुस्लिम लीग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुस्लिम लीग कब बना, उसकी प्रारंभ कब हुआ, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गांधी जी ने, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण का दौरा किया? बिहार के चंपारण का दौरा किया। वो पहला आंदोलन था उनका भारत में आने के पश्चात। वो पहला आंदोलन था जिसको कहते हैं चंपारण, जहां नील की खेती होती थी। तो वो कब, सन कब था? 1917। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण का दौरा किया और वहां पर नील के किसानों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया गया, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब आपको यह पता है कि 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, लेकिन उनका जो पहला आंदोलन हुआ भारत में वो 1917 में था। वो कौन सा था? चंपारण, बिहार में। यह आंदोलन किसके लिए था? नील की किसानों के लिए। किसानों से उनकी इच्छा के विपरीत नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे किसान बहुत दुखी थे और वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके लिए राजकुमार जी उनके पास गए और उन्होंने इस आंदोलन के लिए हामी भरी। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा यहां नहीं, आगे कभी विस्तार से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग या खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग या खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह जनवरी 1920 में हुआ। अब आपको यहां देखना पड़ेगा कि यह खिलाफत क्या है, यह खिलाफत आंदोलन क्या था। यह टर्की के लिए, टर्की के खलीफा के लिए किया जाने वाला भारत में आंदोलन था, जिसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन कहा गया। अगर आपको लिखा मिल जाए कहीं खिलाफत आंदोलन, तो आप याद रखिएगा कि यह जनवरी 1920 में चलाया गया था। और किसके लिए? टर्की के खलीफा के लिए चलाया गया था। भारत से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा।
ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आने लगेंगी। क्या कह रहे हैं? असहयोग आंदोलन के समय अवध, अवध क्या है? एक क्षेत्र है। कौन सा? जो लखनऊ के आसपास पड़ता है, अवध। उस अवध क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किसने किया? उस समय बहुत फेमस एक शख्स थे जिन्हें कहा जाता था बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ने उस किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए बाबा रामचंद्र को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी सीधे हम लोग कहां चले गए? आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश की जो वो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में आदिवासी लोग रहते हैं और उन आदिवासियों के जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये। किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू। किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने इनका नेतृत्व किया। ठीक है ना? नाम वहां बाबा रामचंद्र से मिल रहा है, लेकिन ये अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, एक साथ सारा पढ़ते चले जाते हैं, अगर डिफरेंस नहीं देखते हैं तो वहां विकल्प में सारे एक साथ मिल जाएंगे, तब लगता है कि बाबा रामचंद्र थे या सीताराम जी थे, कौन था, कंफ्यूजन में और गलत आंसर लग जाता है। इसलिए मैंने यहां रोक के आपको समझाने का प्रयास किया है कि दोनों अलग अलग थे। ये याद रखिएगा, चूंकि दक्षिण भारत की तरफ आप जाएंगे तो नाम थोड़ा सा कठिन होता है, उत्तर भारत की तरफ रहेंगे तो नाम उतना कठिन नहीं होता है। तो जहां दक्षिण भारत की चीजें पूछ रहा है वहां कठिन नाम की तरफ जाइए। ठीक है? इस कठिन नाम में सीधा कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी जहां लगा वहां आप समझिए कि ये दक्षिण भारतीय नाम हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, फिर ज्यादा हिंट की तरफ मत जाइएगा, अपनी चीजें याद रखिएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस दशक की शुरुआत में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला था? कौन सा ऐसा दशक था जिसमें उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया गया था? ठीक है? तो उसको याद रखना है कि 1920 का जो दशक था उसमें उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना? अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जीके में और अन्य जगह भी आपसे नॉर्मल तौर पर पूछा जाएगा, और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो कहा जाएगा कि आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन को और बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कौन सा है? क्वेश्चन है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था बताइए। नई जानकारी मैं बता देता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय राजनीति की जिसने दिशा ही बदल दी, उस पैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह बड़ा विस्तार से पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसमें थी। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को
समाप्त करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बस इससे ज्यादा मत विस्तार करवाइए, क्योंकि ये वीडियो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था या कौन थे। डिस्कवर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? बड़े पॉपुलर व्यक्ति, ठीक है, श्री जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक है? डिस्कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी कभी इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। कि लेखक स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अभी आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम पढ़ा, जाना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, लेकिन अब आपको देखना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। इनका काम चित्रकारी करना था। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, नमक कानून तोड़कर। कौन सी घटनाएं की उन्होंने? एक तो नमक कानून तोड़ा, दांडी मार्च, याद होगा आपको, दांडी मार्च प्रारंभ करके फिर वो गए समुद्र तट पर। समुद्र तट पर पहुंचने के पश्चात उन्होंने क्या किया? नमक बनाया, प्रतीकात्मक थोड़ा सा नमक बनाया, लेकिन नमक बनाना कानूनन अपराध था, तो उस अपराध को किया, नमक कानून को तोड़ा। और दूसरा क्या था? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप दोनों चीजें नहीं लिखेंगे तो आपको आधे नंबर ही प्राप्त होंगे, इसलिए दोनों चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि साइमन कमीशन, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ? ठीक है, अब आपको यहां देखना है, बड़ी परीक्षाओं में इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कह रहा है कि साइमन कमीशन कब बना और यह कब भारत पहुंचा और इसके विरोध का कारण क्या था। तो साइमन कमीशन, एकदम याद रखिए कि साइमन कमीशन बना 1927 में, भारत पहुंचा 1928 में, और चूंकि इसमें भारत के लोगों के लिए नियम कायदे कानून बनाने थे, उनका सर्वे करना था, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध किया गया। कहा गया कि हमारे ऊपर जो कानून लागू होने हैं, जो कानून बनने हैं, उनमें अगर भारतीय व्यक्ति नहीं होगा तो हमारी भावनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए, भाई हमको खाना है रोटी, हमको खाना है चावल, आप दे रहे हैं पिज्जा बर्गर। भाई हमारे यहां पिज्जा बर्गर नहीं चलता है। जब नहीं चलता है और आप हमको वो दे रहे हैं तो हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। इसलिए भारत में यदि कोई कानून लागू हो रहे हैं तो उसमें भारतीय लोगों का होना अनिवार्य है। अगर भारत के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो वो कानून हमारे लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको तो लग रहा है कि आपके लिए पिज्जा बहुत अच्छा है, बर्गर बहुत अच्छा है, तो आप पिज्जा और बर्गर दे देंगे,
लेकिन भारत का व्यक्ति कुछ अलग है। वो पिज्जा और बर्गर सारे लोग पसंद करेंगे, ये नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन में चूंकि भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का जोरदार विरोध भारत में दर्ज किया गया। ठीक है ना। चलिए, अब इससे ज्यादा यहां पर साइमन कमीशन का डिस्कशन नहीं करेंगे। आप तीनों चीजें याद रखिएगा। बना कब? 1927 में। आया कब? 1928 में। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य इसमें था नहीं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? अभी हम चंपारण ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन है तो इसको दोबारा से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो आपको एक क्रम भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने चलाया कहां? चंपारण में चलाया। दूसरा कहां चलाया? खेड़ा में चलाया। और तीसरा कहां चलाया? अहमदाबाद में चलाया। अगर आपसे कभी क्रम पूछ लिया गया तो आपके लिए यह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा गुजरात। यहां पर उन्होंने अपने आंदोलन प्रारंभ किए। उसके पश्चात तो फिर वो भारतीय राजनीति के हीरो हो गए और फिर सारे का सारी राजनीति, भारतीय राजनीति गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, जब तक गांधी जी इस विश्व को छोड़कर नहीं गए। तब तक पूरी भारतीय राजनीति गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती रही। एक बार जब लोगों ने उनका विरोध किया, तब गांधी जी ने खड़े होकर कहा कि ये जो समुद्र की बालू है ना, इस समुद्र की बालू से मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आप लोग समझ के आ रहे हैं? आप हमारी शक्ति को भी पहचान नहीं रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने अपना वजन भी दिखाया कि बगैर गांधी के भारतीय राजनीति चल नहीं सकती। ऐसे उस युग पुरुष ने अपने महत्व को लोगों को समझाया भी। तो शुरुआती आंदोलन उनके चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद थे, लेकिन इसके पश्चात भारतीय राजनीति के संपूर्ण आंदोलन गांधी जी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्याग्रह के विचार में। ठीक है, सत्याग्रह किसका विचार था? महात्मा गांधी का। ठीक है, तो कह रहे हैं सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया गया? मतलब सत्याग्रह है क्या, ये समझ लीजिए कि सत्याग्रह में वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि एक तो सत्य और दूसरा आग्रह है। सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है, यानी हम सत्य पाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है, इनमें दो चीजें कौन कौन सी हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंबर एक, सत्य की शक्ति पर आग्रह, और दूसरा सत्य की खोज। दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य के प्रति आग्रह और दूसरा सत्य की खोज। इस सत्याग्रह नामक विचार के मूल भावना में रहते हैं, जिसे गांधी जी ने व्यापक रूप से विस्तार दिया। और सत्याग्रह आज भारत में यदि आप सत्याग्रह बोल दीजिए तो छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भारत में आपको सत्याग्रह की परिभाषा समझा देगा, क्योंकि सत्याग्रह भारत के जनमानस में रच बस गया है। हाँ, कभी मजाक की बात है, अगर आप दिल्ली में केजरीवाल जी से पूछ लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सत्याग्रह क्या होता है। खैर चलिए, यहां राजनीति पे नहीं जाते हैं, सीधा आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट क्या था और यह काला कानून क्यों कहा जाता है? इसमें पहले तो यह समझ लीजिए यह काला कानून क्यों था। ठीक है, यह 1918 में आया और इसी के बाद
भारत की राजनीति में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बहुत सारे सिख भाई इकट्ठे हुए थे। उनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसको जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलियांवाला बाग कांड भी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। तो रॉलेट एक्ट क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, पहले इसको देख लीजिए। इसमें राजनैतिक कैदियों पर, ठीक है, कैदी दो प्रकार के होते हैं। एक आपराधिक, तो आपराधिक तो कोई भी अपराध करेगा उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन कुछ राजनैतिक होते हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, वो अपने सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं आपसे, तो आप उन पर क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा सकते हैं। उन पर बगैर मुकदमा चलाए आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। और रॉलेट एक्ट में यही था कि राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार दिया गया था सरकार को, कि आप जो राजनीतिक कैदी हैं उन पर भी आप मुकदमा नहीं चलाएंगे और जब तक आप चाहेंगे तब तक उनको जेल में रख सकते हैं। इसी एक्ट का विरोध करते हुए हमारे सिख भाइयों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, उसको देख लेते हैं। क्या है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन शुरू किसने किया था वो याद रखिए, ठीक है। वो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने उसको प्रारंभ किया था, लेकिन गांधी जी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और ये किसके लिए था, ये टर्की में खलीफा के लिए था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया, ठीक है। कभी विस्तार से खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं तक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि केसरी समाचार पत्र, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है केसरी, ठीक है। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया गया, कई बार पूछा जाता है। श्री बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा, श्री बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। चलिए, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। पहले तो यह समझ लीजिए कि गांधी और इरविन समझौता है क्या। भारत में अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व करने वाले इरविन और भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके माध्यम से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी तैयार हुए, ठीक है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए। गोलमेज सम्मेलन क्या था, भारतीयों को सुविधाओं या कह लीजिए भारतीय समाज में कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार ने एक गोलमेज सम्मेलन आमंत्रित किया था। उस गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन दूसरे में गांधी इरविन समझौते के पश्चात गांधी जी ने उसका में प्रतिभाग किया, जिस पर वहां के नेता चर्चिल का बड़ा फेमस डायलॉग है कि ब्रिटिश सरकार जिसका सूर्य नहीं डूबता है वो एक भारतीय
अर्धनग्न फकीर के सामने शरणागत हो गई। सोचिए कितनी बड़ी चीज कही हो। खैर, गोलमेज सम्मेलन से कुछ निकला नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ। आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को। और वो भी चीज याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ ली जाती है चर्चिल के उस कथन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने सन 1929 के कब? कांग्रेस ने सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग की औपचारिक रूप से मान लिया गया, जिस मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मान लिया, वह कौन सी थी? कौन सी थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। भारत अभी कांग्रेस कर क्या रही थी? अभी कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य नहीं मांग रही थी। वो कह रही थी कि हम आपके अधीन रहेंगे, हमारे नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दे दीजिए। लेकिन 1929 आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तन हुआ। जब उसके बनाए जाने के बारे में हम बता रहे थे तो हमने चर्चा की थी कि अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण भारत में राष्ट्रवाद के विस्तार को रोकने के लिए किया था और कांग्रेस कहीं ना कहीं वही करती हुई नजर आई। लेकिन 1929 आते आते कांग्रेस ने भी यह स्वीकार कर लिया कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कांग्रेस ने सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया वह क्या था या क्या थी? तो वो क्या था? पूर्ण स्वराज्य की मांग। कि अब जब भी होगा, अंग्रेजों से जब भी बात की जाएगी, तब पूर्ण स्वराज्य की बात की जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ अधिकार दे दीजिए, कुछ स्वतंत्रताएं दे दीजिए और हम आपके गुलाम बन के रह सकते हैं। अब हम लोग पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी चीज पर तैयार नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। और आज जितने सारे क्वेश्चन हम आपको समझा सकते थे वो हमने समझा दिए हैं। इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उनको आप वहां से देख लीजिएगा और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।